नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ITI सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है निनमी असाइनमेंट का, तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे 41 नंबर का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 2 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपलोड किए हैं, जिसमें 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर लिए हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम 41 नंबर से देखेंगे और टोटल इसमें 69 तक क्वेश्चन है, जो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ITI रिलेटेड क्वेश्चन लेकर हम आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का रिसेंटली में एग्ज़ाम है, तो उस रिगार्डिंग आप लोग ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहिए, निनमी असाइनमेंट का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इफ़ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों, जो यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह जो है AC इनपुट के दोनों अर्ध चक्रों पे चालन करता है। ठीक है दोस्तों, जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, 2 डायोड होता है। ओके, तो 2 डायोड हो जाता है, जो इनपुट वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्र में चालन करता है। कुछ इसका फिगर इस प्रकार होता है, जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार करके यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं, देन यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लोड लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि यहाँ जब लोड को क्या बोल रहा है, रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर में सर्किट एकदम ये खुला हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यही जब खुला होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ओके दोस्त, याद रखेंगे। और इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, तो वोल्टेज रेगुलेशन सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसमें जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑसिलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो हॉर्टले ऑसिलेटर होता है, हॉर्टले ऑसिलेटर स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। ओके, हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है कौन, हॉर्टले ऑसिलेटर। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। पहला दिया है लाइट डोप्ड एंड वेरी थिन, दूसरा भारी और बहुत पतला, तीसरा हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा, और चौथा ऑप्शन है भारी और बहुत बड़ा। ओके दोस्त, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो लाइट डोप्ड एंड वेरी थिन, यानी हल्के से डोप्ड किया हुआ और बहुत पतला हुआ, कौन, ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एम्पलीफायर प्रकार का प्रकार क्या है। नीचे दोस्तों फिगर दिखाया गया है, एम्पलीफायर का प्रकार बताना है, कौन सा एम्पलीफायर है। ओके, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो एम्पलीफायर है कौन सा है, तो यह कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को शो कर रहा है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को शो कर रहा है। ओके,
तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? तो इसमें आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो RL है, RL लोड लगा हुआ है, तो यह जो है वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। ओके, तो ऑप्शन कौन कौन है? पहला है R1, दूसरा R2, तीसरा RL, चौथा RE। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा RL। जो RL हमारा है तो वह क्या कर रहा है? वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा मल्टीवाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कौन सा होता है? पहला दिया है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दूसरा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तीसरा है वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर और चौथा हमारा है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ओके, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। जो दोलन होता है, ऑसिलेटर होता है, तो ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाई 180, यानी एक सिग्नल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? तो दोस्तों बहुत ही VVI प्रश्न है, आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों एक होता है FET और एक होता है BJT। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो FET होता है तो इसका फुल फॉर्म जान ही रहे हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो यह जो होता है FET, यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ओके, FET जो होती है पहला वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, और जो FET होता है वह यूनिपोलर युक्ति होती है। यूनिपोलर मतलब इसमें केवल क्या होता है? इसमें केवल धारा के प्रवाह या फिर होल्स के प्रवाह, यानी कि या तो होल्स इसमें फ्लो करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेगा, कोई एक फ्लो करेगा, उसको यूनिपोलर कहते हैं। ओके, तो FET जो होता है यूनिपोलर डिवाइस है, और जो FET होता है यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है दोस्तों, और जो होता है FET का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वह बहुत अधिक होता है, यह भी आप याद रखेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। ओके दोस्त, ये सब बात याद रखेंगे। और दोस्तों जो FET होता है, FET का सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता कम होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो FET में जो थर्मल क्या बोलते हैं, थर्मल स्थिरता यानी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वह अधिक होती है। ओके, FET से रिलेटेड ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या होता है? और दोस्तों FET जो होती है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, इसमें शोर यानी नॉइज कम होता है। ओके, किसके कंपेरिजन? BJT यानी बाईपोलर जंक्शन के कंपेरिजन में इसमें क्या होता है? शोर कम होता है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ आप BJT को याद रखेंगे, यानी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, BJT को भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों BJT जो होता है क्या होता है? वह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो BJT होती है करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो इस प्रश्न में पूछा था FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो FET क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पे BJT पूछ देता तो BJT क्या होता? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ओके, इस बात का आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी UJT का मुख्य कार्य क्या है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो UJT होता है, UJT का मुख्य कार्य
रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में होता है। ओके, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में होता है। ओके, तो इस पर उसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, JFET यानी जंक्शन फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है? तो JFET के बारे में आप याद रखेंगे, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों JFET भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एन चैनल JFET, एन चैनल JFET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है पी चैनल JFET। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक एन चैनल JFET और एक पी चैनल JFET होता है। जो दोस्तों एन चैनल JFET होता है कुछ इस प्रकार बनता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तीर याद रखेंगे। ओके, तीर अंदर की ओर होता है एन चैनल JFET में, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे क्या होता है, गेट होता है, यहाँ पे ड्रेन होता है, और यहाँ पे एस होता है यानी सोर्स होता है। और जो दूसरा होता है दोस्तों पी चैनल JFET, तो पी चैनल JFET में तीर क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे ड्रेन होता है, यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ पे गेट होता है। तो पी चैनल में यह निकल रहा है। ठीक है, यानी पी मतलब आउट हो रहा है, और एन चैनल JFET में इंटर कर रहा है। इस तीर को आप याद रखेंगे। तो JFET में ये दो सर्किट, इसका पी चैनल JFET और एन चैनल JFET होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है, तो याद रखेंगे जो JFET का जो चैनल होता है कैसे ये होता है आपका अभिनत होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गेट सोर्स के साथ पथ अभिनत होता है। ओके दोस्त, जो यहाँ पे गेट्स आर रिवर्स बाइस विथ सोर्स, यहाँ पे गेट होता है। ओके, देन यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ पे ड्रेन होता है। तो गेट जो होता है आर रिवर्स बायस विथ सोर्स, सोर्स के साथ गेट पर सममिति होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी सही लगाएंगे। ओके दोस्त, बढ़ते हैं 51 नंबर पे क्वेश्चन पे। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? याद रखेंगे, जो कुल टर्न ऑन टाइम है यह क्या है, यानी V2 से V1 बढ़ रहे हैं तब। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम V2 से V1 जब बढ़ रहे हैं तो टर्न ऑन टाइम क्या है, याद रखेंगे। टर्न ऑन टाइम TD प्लस TR होगा। ओके, टर्न ऑन टाइम बराबर TD प्लस TR, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। किसका निर्माण किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। दोस्तों जो बिंदु संपर्क होता है, विकसित होता है, डिफ्यूजन होता है, और एलॉय धातु जंक्शन से तरीकों का उपयोग करके जो उपकरण का निर्माण होता है तो उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, इसका जो मात्रक होता है फैराड होता है। ओके, सी से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस तो जानते ही, आर से डिनोट करते हैं, मात्रक ओम होता है। और जो इंडक्टर होता है इसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है, और एल से डिनोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, वाई द कलेक्टर रीजन इन फिजिकली मेड लार्जर देन एमिटर रीजन इन ट्रांजिस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो PNP जो होता है, ओके, PNP होता है यानी कलेक्टर वाला, जो ए इमीटर, ए बेस हो जाता है, ए इमीटर हो जाता है, और ए जो है कलेक्टर होता है, तो इसका खाना बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, यही पूछा है इसका रीजन क्या होता है कि बड़ा बनाया जाता है। ओके दोस्त, तो याद रखेंगे बड़ा बनाने का जो रीजन होता है तो इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, यानी दोस्त कलेक्टर को जो है अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ओके,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनति है। ओके दोस्त, तो ट्रांजिस्टर का बताना है कार्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जो ट्रांजिस्टर होता है वह सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। ओके, जो ट्रांजिस्टर होता है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो सिलिकॉन की बात करें तो इसमें कितने परत होते हैं और कितने जंक्शन होते हैं, तो यह भी पूछता है। देखिए, ट्रांजिस्टर में पी एन पी होता है। ओके, पी एन पी होता है, तो यहाँ बेस हो जाएगा, यहाँ एमीटर हो जाएगा और यहाँ कलेक्टर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 3 लेयर हो गया, 1 2 3। ओके, पी एन पी 3 लेयर हो गया, ठीक है। और 2 जंक्शन हो गया, कौन कौन, यहाँ पे J1 और यहाँ पे J2। तो दोस्त इसमें 2 जंक्शन और 3 लेयर होता है, किसमें, ट्रांजिस्टर में। इसको आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है वह करंट डिवाइस होता है। ओके, यानी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है कौन, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये सब प्रश्न में याद रखेंगे। और यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है पी एन एन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसका प्रतीक पूछता है ना, इसका प्रतीक पूछता है, तो इसमें भी आप याद रखेंगे। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे बेस होता है, देन यहाँ क्या होता है, कलेक्टर, और यहाँ एमीटर होता है। तो जो पीएनपी होता है, पी मतलब प्रवेश करना, इसमें क्या होता है, अंदर की ओर तीर होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दूसरा जो होता है दोस्त, एनपीएन होता है। एनपीएन देखिए ऐसे बनता है, यहाँ पे बेस हो जाता है, यहाँ एमीटर और यहाँ कलेक्टर होता है। तो एनपीएन मतलब एन से निकलना, तो ईजी है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीर बाहर की तरफ निकलती है, और पीएनपी में तीर अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह फिगर दे देगा, तीर से भी आपको प्रश्न पूछ लेता है आईटीआई के एग्जाम में, तो इसको आप भली भांति याद रखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अवनति है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एक्ट एज ए क्लोज सर्किट। ओके, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। कैसे, अगर ट्रांजिस्टर का जो एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अगर फॉरवर्ड बाइस है, तो एज ए क्या करेगा, क्लोज स्विच की भांति वर्क करेगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर का जो मुख्य लाभ होता है, क्या होता है, मिनिमम डिस्टोर्शन होता है। ओके, न्यूनतम विकृति होती है क्लास ए एम्पलीफायर में, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेज का उत्पादन करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ओसिलेटर होता है, यानी डोलक जो होता है, डोलित जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेज का उत्पादन करता है, कौन, ओसिलेटर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, दोलन सर्किट में या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो दोलन सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, यूनी जंक्शन मतलब या तो होल्स के माध्यम से इसमें करंट फ्लो होगी या फिर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ओके, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मुख्य जो अनुप्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो होता है ट्रिगरिंग सर्किट के रूप में किया जाता है। ओके, ट्रिगर सर्किट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिक और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर हम बताए हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सब जो अनुप्रयोग है, ये सब उपयोग एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है। शोर कम होता है, बताए थे। इनपुट प्रतिबाधा अधिक होती, अच्छी होती है, और अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होता है। ओके, ये सब किस में होता है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रक में क्या अंतर है? तो दोस्तों यहाँ पे मॉसफेट आ गया, तो मॉसफेट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार JFET प्रयोग हो रहा था, उसी प्रकार मॉसफेट भी यूज होता है। जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जो मॉसफेट होता है उसका आप फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, मॉसफेट एम से मेटल हो जाता है, मेटल, ओ से ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एस से क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, याद रखेंगे। मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका जो फुल फॉर्म होता है यह होता है। तो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके दोस्त, तो जो मॉसफेट होता है, और मॉसफेट क्या होता है? एफईटी की अपेक्षा यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक फास्ट होता है। ओके, जो मॉसफेट होता है वह एफईटी की अपेक्षा अधिक फास्ट होता है। और दोस्तों जो मॉसफेट होता है यह भी बहुत कम आवाज़ करता है। जो इससे पहले एफईटी आवाज़ कर रहा था, कम आवाज़ शोर कर रहा था, उससे भी कम शोर करता है। ओके, ये सब बात याद रखेंगे। और इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है वह बहुत कम होता है। ठीक है, और दोस्तों जो मॉसफेट होता है वह बीजेटी के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक फास्ट होता है। ठीक है, और जो बात करें जो मॉसफेट का यूज होता है दोस्तों, ठीक है, जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का यूज हम उच्च आवृत्ति स्विचिंग डिवाइस में करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइस में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? मॉसफेट का। तो याद रखेंगे, यहाँ पे पूरा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जेएफईटी की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन, यानी जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? इस एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार बताना है, कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों याद रखेंगे, यह कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को दिखाया गया है, यह फिगर। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा? ओके, तो पीक वोल्टेज पूछा है दोस्तों, तो इजी से हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, वी आर एम एस बराबर वी एम बाई रूट टू होता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है पीक वोल्टेज, तो वी एम बराबर वी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा वी आर एम एस गुणे रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर एम एस का मान रख देते हैं, वी आर एम एस का दिया है 220, तो यहाँ पे कर लेते हैं 220 हो जाएगा इंटू रूट टू का मान होता है 1.414 होता है। ओके दोस्त, रूट टू का मान जो होता है 1.414, तो जब 220 में 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर जो आंसर आ जाएगा 311.17 वोल्ट आ जाएगा, जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, जो वी मैक्स है, वी मैक्स का मान, पीक वोल्टेज का मान 311.17 वोल्ट हो जाएगा। ओके दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है,
सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे जो दोस्त। सीआरओ होता है उसको इनपुट प्रतिबाधा, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब, यानी सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर हम इनपुट प्रतिबाधा को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखेंगे दोस्त, जो आवृत्ति हो जाएगी 1000 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। ओके, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन का रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। ओके, तो रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेडियो फायर से इनपुट से नहीं हटाया जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों हमिंग साउंड ज़्यादा आएगा। ओके, क्या आएगा, हमिंग साउंड ज़्यादा आएगा, यानी गुनगुनाती आवाज़ ज़्यादा आएगी। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, यानी हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव्स। तो एज रेजिस्टेंस, एज इंसुलेटर, एज कंडक्टर, एज सेमी कंडक्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेनली जो दोस्तों डिप्लीशन लेयर होती है कुचालक के रूप में बिहेव करती है। ओके, क्योंकि जो कंडक्शन होता है, यानी जो फॉरवर्ड वाइस होता है, तो फॉरवर्ड वाइस में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कम होती है। वहीं जो रिवर्स वाइस होता है, तो रिवर्स वाइस में डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो जाती है। और जो फॉरवर्ड वाइस होता है उसमें डिप्लीशन लेयर जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। वहीं रिवर्स वाइस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस का मान भी ज़्यादा हो जाता है। ओके दोस्त, तो यह क्या करता है, कुचालक के रूप में बिहेव करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर 100 बेटा के साथ सी माने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका शक्ति लाभ जो हो जाएगा वह 6600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6600। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या प्रभाव है अगर सीआरओ को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है, तो क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका जो प्रभाव होता है, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। ओके, गेट लूजेज कंट्रोल ओवर कंडीशन। तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो जेएफईटी होता है उसमें पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है वह ड्रेन करंट बिकम जीरो, यानी ड्रेन करंट शून्य हो जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज से। ओके, तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल हमारा जो जितना भी आपका 99 क्वेश्चन बैंक में असाइनमेंट में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन था, तो हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ओके, तो आगे जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, तो जो इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे शायद कंट्रोल सर्किट है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आएंगे जो एक ही क्लास में लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि लाभ ही आपको मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेसन में, लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।